नमस्ते बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 9 का सावले सपनों की याद। इससे पहले हम मुंशी प्रेमचंद जी का दो बैलों की कथा और राहुल सांस्कृत्यान का ल्यासा की ओर कर चुके हैं। तो सावले सपनों की याद ये जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले हम जाबिर हुसैन के बारे में थोड़ा सा व्यक्तिगत परिचय जान लें। जाबिर हुसैन जी का जन्म जो है 1945 में बिहार राज्य के नालंदा जिले के ननोई राजगीर में हुआ था और वो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं के ज्ञाता थे और तीनों भाषाओं में अपनी विधाएं लिखते थे। 1977 में वो मुंगेर बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति भी नियुक्त हुए। 1987 में जब सालिम अली की मृत्यु हुई तो इन्हें बड़ा दुख हुआ और उसी दुख और अवसाद के कारण उन्होंने सावले सपनों की याद डायरी शैली में एक संस्मरण लिख दिया। बच्चों, मैंने लिखा है डायरी शैली में संस्मरण लिख दिया। संस्मरण का मतलब समझो क्या होता है। संस्मरण का मतलब होता है कि हमारी जो बीती हुई घटना है ना, उन घटनाओं को याद करके लिखना। और उन्होंने लिखा क्या, सावले सपनों की याद। और सावले सपनों की याद ये विषय क्यों रखा, ये भी सोचने वाली बात है। सपनों की याद भी रख सकते थे। देखो बच्चे, सावले का मतलब होता है श्याम वर्ण, यानी कि हम काले को भी सावला बोल सकते हैं। तो वो होता है हमारा दुख का प्रतीक। तो यहाँ पर जो सपना है वो है दुख वाला सपना, यानी कि सावला, यानी कि दुख देने वाले सपनों की याद। जब सालिम अली की मृत्यु हुई तो जाबिर हुसैन को बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसके ऊपर एक डायरी शैली में संस्मरण लिख दिया और उस संस्मरण का नाम रख दिया सावले सपनों की याद, जो कि आपकी एनसीईआरटी कक्षा 9 में प्रकाशित है, छपा हुआ पाठ है। पाठ की शुरुआत होती है, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर था। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे थे सालिम अली। यानी कि पाठ की शुरुआत ही सालिम अली की मौत की साथ ही शुरू होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी डेड बॉडी को लेके एक जुम जा रहा होता है और जाबिर हुसैन उसमें कहते हैं कि अब सालिम अली जो है वो भीड़ भाड़ से पलायन कर गए हैं। भीड़ भाड़ से पलायन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना है। यानी कि ये जो जीवन है हमारा, ये जो भीड़ भाड़ है, अब यहाँ से वो एक शांति की नींद सो चुके हैं। अब हम कोई भी पक्षी है या कोई भी मनुष्य है वो अपने दिल की धड़कन भी देंगे तब भी सालिम अली वापस नहीं आ सकते। वो हमेशा हमेशा के लिए एक गहरी नींद में, अब वो यहाँ से इस भीड़ भाड़ से पलायन कर गए हैं। इसके साथ ही देखो एक इस पर आया है मिथक। जो सालिम अली थे वो थे बर्ड वाचर। बर्ड वाचर क्या होते हैं, जो कि पक्षियों की खोज में इधर से उधर घूमते रहते हैं, नई नई प्रजातियों को खोजते रहते हैं, सुनहरे पक्षियों को खोजते रहते हैं, पक्षियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है कि एक लाइन लिखी गई है कि सालिम अली के ऊबड़ खाबड़ जीवन में मिथक थे। ऊबड़ खाबड़ मतलब हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। और मिथक का क्या मतलब होता है, मिथक का वैसे हम सही मतलब रहता है तो अनरियल, अवास्तविक। कहने का मतलब क्या है कि जैसे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण या कन्हैया जी या कहा नाम जो भी बोल रहे उनको किसने तो गोपियों के साथ रासलीला करते हुए देखा है, कि उन्होंने उन्हें कालू शेषनाग के ऊपर नाचते हुए देखा है या शेषनाग को मारते हुए देखा है, किसने उन्हें मक्खन चुराते हुए देखा है, किसने उन्हें गवों को चराते हुए देखा। परंतु जब हम वृंदावन में जाते हैं तो हर तरफ हमें वो ही महसूस होते हैं और उसके द्वारा बजाई गई बांसुरी की धुन भी हमें सुनाई देती है। ये सब चीजें क्या है, मिथक है। शाम के समय एक वाटिका है, उसका जो रखवाला होता है वो आवाज लगाना शुरू कर देता है कि यहाँ से निकल जाओ। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय भगवान श्री कृष्ण वो अपनी 108 गोपियों के साथ वहां पर रासलीला करते हैं और जो उस रासलीला को देखता है वो अंधा हो जाता है। क्या ऐसा कभी हुआ है, ये एक मिथक ही है। और हम इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से ले तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कहीं अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं और हमारी गाड़ी के आगे से या हम जा रहे हैं तो हमारे घर के हमारे आगे से कोई काली बिल्ली गुजर जाती है तो एकदम से क्या कहा जाता है, रुक जाओ, कुछ गलत हो जाएगा। क्या किसी ने ये प्रूव करके देखा है, ये क्या है, मिथक है। इसी तरह पाठ में भी कहा गया है कि सालिम अली जो है उनके जीवन के उतार चढ़ाव में अनेक तरह के मिथक थे और उनके जो है पक्ष
पक्षी वैज्ञानिक बनने के पीछे भी उनकी बचपन की कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि वो बचपन में अपने मामा के घर पे गए थे और वहाँ पर उन्हें एक शूट गन दे दी गई थी और शूट गन उन्होंने देखा कि सामने 2 गौरैया बैठी है, उन्होंने उनको एक को शूट कर दिया और उसमें वो क्या होगी, घायल हो गई। और उस घायल होने के बाद सालिम अली ने देखा कि वो बुरी तरह तड़प रही है और उनका दिल भी उसको देखकर तड़प गया। उन्होंने उसको पकड़ा, उसके बाद उसकी प्राइमरी जो फर्स्ट एड होता है वो किया, यानी कि प्राथमिक उपचार किया, उनको ठीक किया। परंतु वो दिन था उसके बाद जब तक उनका मरण हुआ, यानी कि 100 वर्ष पूरे करने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी के कारण। तब तक उन्होंने अपना पूरा जीवन ही पक्षियों को समर्पित कर दिया था। अब आते हैं, देखो जो सालिम अली भी है उन्होंने केरल में एक साइलेंट वैली है, वहां पर रेगिस्तानी तूफान के कारण बहुत सारे पक्षी मारे जाते हैं। तो मैंने बताया कि केरल की जो साइलेंट वैली है वहां पर रेगिस्तानी तूफान के कारण बहुत सारे पक्षियों के जीवन पर संकट बढ़ रहा था और इस विषय को लेकर सालिम अली जी चौधरी चरण सिंह के पास गया। चौधरी चरण सिंह जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे। जब उन्होंने अपनी विषय वस्तु को चौधरी चरण सिंह के सामने रखा कि हमारा किस तरह से पर्यावरण को संकट हो रखा है, कैसे हमारे पक्षियों को इतना खतरा हो रहा है, तो चौधरी चरण सिंह की आंखों में भी इन बातों को सुनकर आंसू आ गए। परंतु अब सोचने वाली बात यह है कि ना तो चौधरी चरण सिंह जी रहे जो कि एक किसान परिवार से संबंधित थे, कि बारिश की एक पहली बूंद पड़ती थी उसकी सौंधी खुशबू से भी वो वाकिफ रहते थे, वो वाले चौधरी चरण सिंह भी नहीं रहे, आज के समय में सालिम अली भी नहीं रहे, तो इन पक्षियों के रक्षक कौन रहे। तो इसमें जाबिर हुसैन कहते हैं कि जो सालिम अली है ना वो एक टापू नहीं थे, वो एक सागर थे। देखो टापू का मतलब क्या था कि एक सीमा के अंदर रह जाना, तो सालिम अली एक सीमा के अंदर बंद के रहने वाले नहीं थे, एक समुद्र थे। समुद्र मतलब सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, ययावर कहा गया। क्या कहा गया उन्हें, ययावरी कहा गया। ययावरी कौन सी प्रवृत्ति होती है, ययावरी वो प्रवृत्ति होती है जिसमें हम घूम घूम कर चीजों का शोध करते हैं, यानी कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति। जितने भी साधु संत होते हैं ये ययावरी प्रवृत्ति को होते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह तक ये अपने चीजों घूमते रहते हैं। और इसीलिए देखो जो सालिम अली है ना उनके गले में हमेशा एक दूरबीन लगी रहती थी। दूरबीन किस लिए, कि मैं दूर तक भी पक्षियों को देख सकूं, दूर तक भी किसी प्रकार की प्रजाति मेरे से अनछुई ना रह सके, अनटच में ना रह सके। और जब उनकी मृत्यु हुई तभी वो दूरबीन उनके गले से बाहर निकली थी। यहाँ पाठ के अंदर एक जगह विदेशी प्रकृतिवादी D.H. लॉरेंस का भी जिक्र आया है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु पर उनकी जो पत्नी है फ्रीडा लॉरेंस, उनसे पूछा गया कि आप अपने पति के बारे में 2 शब्द बताइए। तो फ्रीडा लॉरेंस के पास अपने पति के बारे में बताने के लिए बहुत कुछ था, परंतु उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम्हें लॉरेंस के बारे में जानना है तो मुझसे पूछने की बजाय मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया से पूछो, उसको मुझसे ज्यादा लॉरेंस के बारे में पता होगा। बच्चों ये पार्ट में एक प्रश्न भी आया हुआ है कि लॉरेंस ने ऐसा जवाब क्यों दिया, फ्रीडा लॉरेंस ने ऐसा जवाब क्यों दिया। फ्रीडा लॉरेंस ने ये जवाब इसलिए दिया कि लॉरेंस जो प्रकृतिवादी थे उनका जीवन इतना खुला था, इतना ओपन था सभी के लिए, कि जितना ज्ञान उनकी पत्नी को उनके बारे में था उतना ही ज्ञान बाहर वालों को भी था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन हो रहा है कि जीवन की दशा कैसे बदल गई, सालिम अली के जीवन की दशा कैसे बदल गई। तो मैंने तुम्हें बताया कि उनके जीवन की दशा यानी कि वो पक्षी प्रेमी कैसे बन गए। तो बचपन में गन से जो उनकी गौरैया उन्होंने शूट की थी, उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया और तब से वो पक्षी वैज्ञानिक बन गए। तो बच्चों मैंने चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा दिया है और इसके प्रश्न उत्तर भी करने की कोशिश करना। पाठ में जो समझाया गया प्रश्न उत्तर भी वहीं से निकले हैं, परंतु अब पाठ को पढ़ने के बाद इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हमें, और निष्कर्ष ये रहा कि हमें अपने आसपास के जितने भी पक्षी हैं उनकी देखरेख करनी चाहिए। हिमालय और लद्दाख जैसी बर्फीली चोटियों पर जो पक्षी रह रहे हैं उनके लिए भी सरकार को महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, कम से कम प्लास्टिक का प्रयोग करना चाहिए और अपने पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों आज हो गया है आपके सामने सपनों की याद, 3रा चैप्टर मैं आज करा चुकी हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और जो भी समस्या आएगी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर इसके प्रश्न उत्तर की मैं PDF है वो सेंड कर दूँगी। चैप्टर का जो सारांश है वह मैं समझा चुकी हूँ। तो इसी तरह से स्वस्थ रहिए, घर रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। नमस्कार।